हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज के क्लास हम लोग बिना टाइम का इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि आज का जो हम क्लास करेंगे वह हिंदी का आपका जो मॉडल सेट 2 है। क्या हिंदी के मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 2 के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज के क्लास में हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ये तमाम प्रश्न जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा कमर कस करके बैठ रहिएगा, क्योंकि क्या है कि आज पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हैं। यहाँ पे अमित बोल रहे हैं कि हाय सर। तो हाँ जी अमित, हाय सर। आप लोग क्या है कि थोड़ा सा बेहतर तरीक़ा से अपना अथी कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और उससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अब से क्या करेंगे। कि जैसे आज हम लोग किसका क्लास करा रहे हैं, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रहे हैं, तो अगला दिन हम क्या करेंगे, मॉडल सेट जो 2 है उसका सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। क्या सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। इसका मतलब सीधा साफ समझिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है दोनों कवर किया जाएगा। क्या कवर किया जाएगा, दोनों कवर किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ प्लस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को भी कवर करेंगे। क्या क्वेश्चन बैंक को भी कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या है कि थोड़ा सा बढ़िया से अपना पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ है केवल 2 से 3 महीना ही बच गया है। और ये 2 से 3 महीना में आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका जो एक बेहतर अंक जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉडल सेट 2 का पहला क्वेश्चन है 2025 के लिए कि उसने यहाँ से कर दीजिएगा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। क्या उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन ए का कहना है प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन बी कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का। और ऑप्शन सी का यहाँ पे कहना है माय डियर स्टूडेंट कि कारगिल युद्ध का। और ऑप्शन डी यहाँ पे कहता है हल्दी घाटी युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसने कहा था जो कहानी है। क्या उसने कहा था जो कहानी है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, तो उस कहानी में किस युद्ध का वर्णन किया गया है। क्या उस कहानी में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, इसी को बताना है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल 110% करेक्ट आंसर होगा कि उसने कहा था कहानी। क्या उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है। और एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। और आपको हम बताएं न कि यदि आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कीजिएगा न, तो कम से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे ज़रूर लड़ेगा। और मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। बस आप में और मुझ में डिफरेंस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जब हम एग्ज़ाम दिए हैं और हम अपना तैयारी जब किए थे इंटर का, तो इसलिए मेरे पास अनुभव है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर को क्या है आप लोग क्या कर दीजिएगा, मस्ट कर दीजिएगा। क्या मस्ट कर दीजिएगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं, तो आप दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्या है कि कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। क्या कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह टेस्ट की तरह भी काम करता है कि जब इसका आंसर आप देते हैं तो आपके अंदर जो आंसर आता है वो निकल करके आता है। और जब आपका सही होता है तो आपका क्या कॉन्फिडेंस जो होता है बढ़ जाता है। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अक्सर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो
तो इसके सही आंसर के बारे में बात कर लिया जाए कि कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो किए हैं कौन किए हैं, तो कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो किए हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी। क्या, रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, रघुवीर सहाय इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। क्या, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, इसको बताना है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। इसका क्या है, ये कई बार पूछा गया, सेट ए में भी इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से गद्य कविता, क्या गद्य कविता के बारे में दिया गया था। तो आप समझिए कि सेट 1 में भी दिया गया है, सेट 2 में भी दिया गया है। इसका मतलब आप इसको अब जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना आप ज़रूर लगा दीजिएगा 2025 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि गद्य कविता जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए है। हार जीत जो है क्या है, एक गद्य कविता है। क्या, हार जीत जो है एक गद्य कविता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे यहाँ से कि आपका देखिए हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 2 भाग से पूछता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपका व्याकरण से पूछेगा। क्या पूछेगा, आपका व्याकरण से पूछेगा। और दूसरा आपका क्या पूछेगा, किताब से पूछेगा। क्या, किताब से पूछेगा। और दोनों मिला के आपके पास ऑप्शन कितना रहता है, 100 ऑप्शन रहता है और 100 में से आपको 50 बनाना है। आप यहाँ पे आप बात मतलब बोलते होंगे कि इतना तो हम जानबे करते हैं, इसमें कुछ नया क्या है। तो नया यहाँ पे यह है माय डियर स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण जो पूछेगा ने 60 गो रहेगा, खाली ऑप्शन व्याकरण से रहेगा। और आपका जो किताब है, किताब से 40 गो रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे यह बताने का सीधा सा उद्देश्य यही है, मेरा पर्पस यही है कि आप लोग क्या है कि व्याकरण पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। क्या, व्याकरण पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। और अब की बार आपको क्या करना है कि 400 प्लस से पार जरूर करना है। क्योंकि क्या है कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको एक बेहतर अंक नहीं आएगा। और बेहतर अंक लाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप क्या है कि 2 से 3 महीना आप क्या कीजिए, पूरा रेगुलर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन। हम लोग टाइम का इन्वेस्ट अब नहीं करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर लिखिए। क्या, क्वेश्चन का नंबर लिखिए आप, उसके बाद यहाँ पे आंसर दीजिए। क्या, क्वेश्चन के नंबर लिख करके आंसर दीजिए। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जब भी हम आपको बताए हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि वह शब्द का खंड जो किसी शब्द के अंत में लगा हुआ रहता है। तो हमारे पास जो शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, ममेरा दिया गया। क्या, ममेरा दिया गया है। तो ममेरा में देखिए मेन शब्द क्या है, हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसके वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। फिर से आप चलिए, आपका क्लास कंटिन्यू किया जाएगा। इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर देंगे, इस तरह का प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ममेरा है। क्या, ममेरा है। तो ममेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो ममेरा में जो यहाँ पे मूल शब्द है, क्या सबसे पहले आप लोग पहचानिए कि मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पे मूल शब्द ममेरा में क्या है, मम है। क्या, मम है मूल शब्द। और ममेरा में से मम को हटाते हैं तो यहाँ पे जो बचता है एरा बचता है। क्या बचता है, एरा। तो
तो यहाँ पे ममेरा में जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जहाँ सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि शिव क्या है, कि शिव शब्द का पर्यायवाची, क्या शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या शिव जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शिव जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि शिव का जो पर्यायवाची होता है रुद्र होता है। क्या होता है, यहाँ पे जो सीधा सा आद रखिएगा शिव, शिव का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही आदमी का कई नाम रहता है, तो उसे ही हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। तो शिव का पर्यायवाची जो होता है रुद्र होता है। क्या होता है, रुद्र होता है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो ए होगा आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिव का जो पर्यायवाची होता है रुद्र होता है। क्या होता है, शिव का जो पर्यायवाची होता है रुद्र होता है। उसके बाद छठा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो छठा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, काफ़ी आसान प्रश्न भी है। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो छठा क्वेश्चन का यहाँ पे कहना है माय डियर स्टूडेंट कि हाथ का मैल होना, क्या हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्या हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए कहता है गंदा होना, या क्या होता है कीमती होना, और ऑप्शन यहाँ पे जो सी है क्या होता है सच होना, और ऑप्शन यहाँ पे डी जो है तुच्छ होना। तो देखिए हाथ का मैल होना इसका मतलब क्या हो जाता है, तुच्छ होना हो जाता है। क्या तुच्छ होना हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए अमित बोल रहे हैं कि क्या हुआ सर, देखिए अमित क्या हुआ कि लाइट चला गया था, और जिसके कारण क्या है कि इंटरनेट के लिए हम लोग वाईफाई का यूज करते हैं, तो इंटरनेट का जो है कनेक्शन वही ख़त्म हो गया था, जिसके कारण लाइव स्ट्रीम आपका क्या हो गया, रुक गया था। तो चलिए आप लोग हम अभी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी स्पेशल भी है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। क्या मालती के बच्चे का नाम क्या है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि मालती जो यहाँ पे शब्द का यूज किया गया है, तो मालती जो है किस चैप्टर के पात्रा है। तो मालती जो है सबसे पहले यहाँ पे रोज जो आपका चैप्टर है रोज चैप्टर के पात्रा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालती किस चैप्टर के पात्रा है। क्या मालती किस चैप्टर के पात्रा है, तो इसका बताइए कि मालती के जो बच्चा है, क्या मालती का जो बेटा है उसके बेटे का नाम क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो रविशंकर सिद्धार्थ पटेल का कहना है, क्या सिद्धार्थ पटेल का कहना है ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर ए। तो हाँ बिल्कुल सही होगा सिद्धार्थ पटेल, क्योंकि मालती जो है वह रोज नामक शीर्षक के पात्रा हैं, और उनके बेटे का नाम, क्या उनके बच्चे का नाम क्या है, टीटी है। क्या उनके बच्चे का नाम टीटी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मालती के बच्चे का नाम क्या है, टीटी है। क्या मालती के बच्चे का नाम टीटी है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमसे, तो 8 नंबर का प्रश्न है उच्चारण स्थान से, और इससे अक्सर स्टूडेंट डरते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, किसी से जल्दी आधे नहीं रहता है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट आ तो स्किप करके जाएंगे या तो अंदाजे में मारेंगे टिक, और अंदाजे में जब आप टिक मारते हैं तो आपका क्या होता है कि थोड़ा सा सही भी नहीं, कभी सही होता है या कभी सही नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला आप लोग यदि बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो जैसे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, प्रश्न का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो इससे आप लोग टॉपिक को फाइंड कीजिए, पता करते जाइए कि आखिर एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक क्या होता है, क्या उच्चारण स्थान को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, इसको आप लोग यूट्यूब पे जहाँ आप क्लास करते होंगे सर से भी पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या स का उच्चारण स्थान क्या होता है,
तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि स का जब उच्चारण स्थान होता है तो स का जो उच्चारण स्थान होगा तो आपका जीभ कहाँ, जैसे कि स जब आप बोलते हैं तो स जब आप बोलते हैं तो आपका जीभ कहाँ पे टच करता है, तो जब स आप बोलते हैं ना तो आपका जीभ जो है दांत से टच करता है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या दंत हो जाएगा 8 के, क्या प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी आसान भी है क्वेश्चन, 9 नंबर का। क्या 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है और आसान प्रश्न में है। और पहला जो आपका चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर से ही लिया गया है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो हम लोग जानते हैं काफ़ी आसान प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या यूरोप के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर का प्रश्न है। क्या 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी आसान प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। क्या गांव का घर जो शीर्षक कविता है आपका उसके कवि कौन है। सेट नंबर 1 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गांव के घर शीर्षक कविता के कवि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्रपति। क्या ज्ञानेंद्रपति, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द 110% करेक्ट आंसर, ज्ञानेंद्रपति। क्या ज्ञानेंद्रपति। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 11 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका रचना, 100 अजान एक सुजान, आप लोग नाम सुने होंगे कि 100 अजान एक सुजान, तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक कौन है इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 100 अजान एक सुजान जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन, बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचित चैप्टर कौन सा है, बातचीत है। क्या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित चैप्टर आपका बातचीत है और बातचीत चैप्टर में ही क्या है कि 100 अजान एक सुजान के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद क्या है सिद्धार्थ पटेल कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर गए हैं कि 100 अजान एक सुजान जो होगा सिद्धार्थ पटेल उसके जो होंगे लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर क्या है बालकृष्ण भट्ट है। क्या बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं इनके राइटर है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि गलती उसी से होता है जो रिप्लाई करता है जिसके पास इसका आंसर होता है। इसलिए यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते इतना हैबिट जरूर बन जाएगा कि एग्ज़ाम में गलती नहीं कीजिएगा। और एग्ज़ाम में गलती करने से 100 गुना अच्छा है कि आज प्रैक्टिस करके गलती कर लिया जाए। तो यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए का कहना है बेन जॉनसन। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर हुआ, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेन जॉनसन। क्या बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि बिस्नी कौन है। क्या बिस्नी कौन है, काफ़ी आसान प्रश्न है और आपको लगता होगा कि यह सब प्रश्न क्या है कि कई बार लगता है पूछा गया था। हाँ, रिपीटेड प्रश्न है और आसान प्रश्न है, दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो बिस्नी जो कौन है, तो बिस्नी जो है मानक की माँ है। क्या मानक की माँ है, सिपाही की माँ चैप्टर में
क्या सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें क्या है बिस्नी के बारे में चर्चा किया गया है और बिस्नी जो है मानक की माँ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है तो क्या है कि लेखक, क्या लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखिका होता है। क्या होता है, लेखिका होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखक का स्त्रीलिंग रूप। तो लेखक का स्त्रीलिंग जो होगा लेखिका ही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर का दिया गया है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो स्त्रीलिंग रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, 15 का आप लोग बताइएगा, काफ़ी आसान भी है। तो अभिनेता का क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप होता है अभिनेत्री होता है। क्या होता है, अभिनेत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप अभिनेत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बी इसका सही आंसर कर लीजिएगा और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, तो 16 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ से कहना है, क्या कहना है कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखिए जो पृथ्वी को धारण करता है उसे हम लोग महीधर कहते हैं। क्या कहते हैं, महीधर कहते हैं। क्या पृथ्वी को जो धारण करता है उसे हम लोग महीधर कहते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी को धारण करने वाले को हम लोग महीधर कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया माय डियर स्टूडेंट, तो इसका कहना है कि मृग जैसी नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए जिसके नेत्र मृग जैसे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए हम लोग मृग नयनी नामक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनेक शब्दों से एक शब्द जो होता है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी आसान प्रश्न भी है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और सेट नंबर 1 में भी इसका क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो क्या है क्वेश्चन कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। क्या अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमसे, तो 19 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है इसका कहना है मेरे भाई कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो। क्या जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। क्या जिसका जन्म बाद में होता है वह क्या कहलाता है। आप लोग क्या कि आंसर जब आप दीजिएगा तो प्रश्न संख्या दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर पहले दीजिए, क्वेश्चन नंबर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, आंसर दीजिए। क्या आंसर दीजिए, इस तरह से आंसर दीजिएगा और पता चलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जिसका जन्म बाद में होता है वह क्या कहलाता है। तो जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या बिल्कुल सही आंसर। अमित का कहना है कि 18 का डी, तो हाँ अमित बिल्कुल सही है, 18 का डी ही इसका सही आंसर होगा। लेकिन प्रश्न संख्या 19 के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा कि जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम लोग अनुज कहते हैं। और अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या, छोटा होता है। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। काफ़ी स्पेशल प्रश्न है 20 नंबर का कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। क्या, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द को बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। प्रश्न संख्या 20
क्या, प्रश्न संख्या 20 में शुद्ध शब्द कौन सा है, इसी को बताना है। तो ऑप्शन ए का क्या कहता है, ऑप्शन ए का कहना है कि प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर यहाँ ऑप्शन सी है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में है अंधेरा, तो देखिए अंधेरा भी है, क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हुआ कि यहाँ पे जो स्वर्ग लिखा हुआ है न, स्वर्ग है बिल्कुल सही आंसर। क्या, स्वर्ग जो लिखा हुआ है बिल्कुल इसका सही आंसर है। और शुद्ध अशुद्ध सबसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। और कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्या कल के क्लास में हम लोग इस जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो एमडी सोहेब खान का कहना है कि 20 का बी होगा। क्या, 20 का बी होगा। तो जी बिल्कुल सही आंसर आपका है एमडी सोहेब खान, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि स्वर्ग जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। देखिए इसमें भी आपको पहचानना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। आप लोग कमेंट करिए, क्या प्रश्न संख्या जो 21 है, 21 का क्या आंसर होगा। क्या, प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर होगा कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पे वाल्मीकि यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें भी वाल्मीकि ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे बात करें इसमें भी वाल्मीकि, और ऑप्शन डी में भी वाल्मीकि है। तो आपको बताना है कि वाल्मीकि जो लिखा हुआ है इसमें से कौन शुद्ध है। क्या, इसमें से कौन सही लिखा हुआ है। काफ़ी आसान है, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर दे करके आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसमें बताइए कि वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि कैसे शुद्ध रूप से लिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। क्या, या ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, वाल्मीकि जो लिखाता है ना इस तरह से लिखाता है। क्या लिखाता है, वाल्मीकि, इस तरह से हम लोग लिखते हैं वाल्मीकि को। तो आप लोग ऑप्शन को मिला लीजिए, इतना तो समझदार आप है हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अमित अरमान का कहना 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जी हाँ अमित, आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ना माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा कि वाल्मीकि इसी तरह से शुद्ध लिखाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धार्थ पटेल का भी कहना है ऑप्शन नंबर सी। तो जी हाँ सिद्धार्थ पटेल आपका सही आंसर है। आप लोग इसी तरह से थोड़ा सा आंसर देते रहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ से क्या कहता है, तो यहाँ पे 22 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन का कहना है माय डियर स्टूडेंट कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। मतलब क्या है कि जिससे किसी बात के नहीं होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, और आपको लगता होगा कि इतना आसान प्रश्न है और यही आसान प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और जब एग्जाम में आपका आएगा नहीं सब प्रश्न, क्या आपका जब ये सब प्रश्न एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, यही सब प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए आप 2 से 3 महीना, क्या 2 से 3 महीना इतना लगा करके मेहनत कीजिए कि एग्ज़ाम के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े कि काश हम उस टाइम मेहनत कर लिए होते। तो आपको क्या है कि पूरा डेडिकेशन के साथ अभी से स्टडी करना है। तो इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या 22 का जो होगा सही आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या होगा कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अमित अरमान का कहना 22 का क्या होगा, डी होगा। क्या, संदेहवाचक। ठीक है, और आगे ऑप्शन क्या आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए बिना टाइम को इसमें थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी बहुत ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाना है। तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है ना अमित, हम लोग उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। बिल्कुल सही है। और आपका आंसर यदि गलत होता है तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यदि आज आप गलती नहीं कीजिएगा तो आगे चल के आपको सुधरने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा।
तो आप लोग क्या कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो एमडी सोहेब खान का कहना है 22 का ए, तो जी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और प्रीति राज, क्या प्रीति राज का कहना है कि सर 22 का ए हुआ था। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही आंसर है कि 22 का ए ही आंसर था। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि कमेंट थोड़ा सा फास्ट में करिएगा, ठीक है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हमारे डिस्प्ले पे जो दिया गया है क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, क्या निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो आप लोग भी कहते होंगे कि सर मतलब अब बार बार लगता है आप शुद्ध शब्द के खाली सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन रहेगा 100 गो ऑप्शन रहेगा, और उसमें आपको बताए हैं कि व्याकरण से 60 गो रहेगा और आपका किताब से 40 गो रहेगा। तो यहाँ पे प्रीति राज का कहना है 23 का ए, तो बिल्कुल सही आंसर होगा 23 का ए, ठीक है। अमित अरमान कहते हैं जी गुरुजी, तो जी गुरुजी बिल्कुल सही है अमित। आप लोग बताइए कि हाँ ठीक है, 23 का ए ही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए प्रधानाचार्य हम लोग लिखते हैं ना, तो इसी तरह से लिखते हैं। इसमें क्या गलती है ऑप्शन नंबर बी में कि प्रधाना, यहाँ पे आकर नहीं दिया, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सरासर गलत है। और ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है प्रधाना, यहाँ पे नो जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पर भी आकर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम का इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए, उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि समझना हमें बेहतर तरीक़ा से। तो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बस आप ज़्यादा नहीं होगा, मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन और मतलब था वो तो हो गया, अब अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो शुद्ध शब्द को बताना है, तो इसमें बताइए शुद्ध शब्द क्या होगा 24 का। तो 24 का क्या आंसर होगा, ऑफिशियल कमीना वाइनेस का कहना है। ये क्या मैंने सही बोला है जी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी लिखाता है आखिर कैसे, तो प्रियदर्शी को बताना कि प्रियदर्शी कैसे लिखाता है। तो प्रीति राज का कहना है सर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जी बिल्कुल सही, इसका जो आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि प्रियदर्शी जो है इसी तरह से लिखाता है। क्या प्रियदर्शी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, प्रियदर्शी, क्या प्रियदर्शी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बस एक ही प्रश्न बचा है शुद्ध शब्द से, इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सब में देखिए विकल्प लिखा हुआ, इसमें भी विकल्प और इसमें भी विकल्प। लेकिन विकल्प वास्तव में कैसे लिखा था, तो विकल्प को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, विकल्प विकल्प। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा विकल्प। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करते हैं, तो विकल्प, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। प्रीतिराज का कहना ए होगा इसका सही आंसर। क्या ए होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पे क्या है कि डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 जो दिया गया है, इसका ए भी सही है और डी भी सही है। क्या ए भी सही है, डी भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में काम करेंगे अब। कि यहाँ पे देखें अगला शब्द क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। क्या जब कोई किसी काम में दखल देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 25 कहना सिद्धार्थ का 25 का है, तो हाँ आपका सही आंसर है। थोड़ा सा आप लोग क्या कमेंट को फास्ट में करिएगा कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। तो किसी काम में हम लोग जब दखल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई किसी काम में दखल दे देता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसी तरह से आपको एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। क्या जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए, वेट करते हैं। अब से क्या होगा कि टाइम हम लोग सेट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यस का कहना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग क्या है अवश्य नहीं बताइए, आप लोग प्रश्न संख्या को लिखिए कि 27 का क्या आंसर होगा। तो 27 का क्या, तो प्रीति राज का कहना है कि सर इसका ए आंसर होगा। क्या 27 का ए आंसर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए माय डियर कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ना कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासा नहीं कहते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर का प्रश्न है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। क्या वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो देखिए जो वन में चरता है ना उसे हम लोग वनचर कहते हैं। क्या वनचर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर कि जो वन में चरता है उसे हम लोग वनचर कहते हैं। क्या कहते हैं, वनचर कहते हैं वन में चरने वाला को। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो 28 का सी। क्या प्रीति राज का कहना है कि सर 28 का सी होगा। 28 का सी, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है 28 का सी ही होगा। उसके बाद फिर क्या है, ठीक सी आंसर होगा। एमडी सोहेब खान का कहना है कि 28 का सी होगा। तो हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर है कि जो भी जीव होते हैं जो वन में चरते हैं उसे हम लोग वनचर कहते हैं। और हमसे जानते हैं एग्ज़ाम में मिस्टेक क्या हुआ था, जब हम एग्ज़ाम दिए थे तब वनचर मार दिए थे। क्या मार दिए थे, वनचर। लेकिन यहाँ पे जो होगा नहीं बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ब जो है ब नहीं होता है, अ होता है। क्या अ होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर। अमित का कहना है ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्या 29 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पीड को थोड़ा सा आप लोग तेज़ कीजिएगा कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। क्या गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर दीजिएगा कि गुण दोष जो विवेचक होता है क्या कहलाता है। तो 29 का क्या आंसर होगा। क्या प्रश्न संख्या 29 का क्या आंसर होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको 2025 के लिए आप जितना इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। क्या 2025 के लिए आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रीति राज का कहना है कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 29 का ऑप्शन नंबर सी प्रीति कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बताते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रीति, इसका जो सही आंसर होगा कि गुण दोष जो विवेचक है वो आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। इसलिए इसको आप सही कर लीजिएगा और जितना स्टार मारना है उतना स्टार मार लीजिएगा। एमडी सोहेब खान, आप लोग क्या है कि आपका भी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया कि जो गुण दोष विवेचक होता है न उसे हम लोग आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। क्या आलोचक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और आप लोग यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू वॉच जरूर करते रहिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्लास यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपसे, काफ़ी आसान है कि अज्ञेय, क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, काफ़ी आसान प्रश्न है। आप लोग क्या है कि क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिएगा। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ है, क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ है, काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्या कई बार प्रश्न पूछा गया है कि
अज्ञेय का जन्म कब हुआ है, क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या 1911 ईस्वी में, क्या 1911 ईस्वी में क्या होगा, अज्ञेय का जन्म हुआ था। क्या अज्ञेय का जन्म, प्रीति राज का कहना है कि 30 का ए होगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है प्रीति, कि क्या है कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। सिद्धार्थ पटेल कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। हाँ माय डियर सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। एमडी सोहेब का कहना है ऑप्शन नंबर ए, सबका सही है। 1911, क्या 1911 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको हम बताए हैं ना कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जिस तरह से करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि कमीना बिनेश का कहना है कि ये क्या मैंने सही बोला है सर जी। हाँ आप सही बोले हैं, बिल्कुल सही इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो उतना हम लोग टाइम का इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 31 नंबर का क्वेश्चन का कहना है माय डियर स्टूडेंट कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या यहाँ पे नामवर सिंह जो दिए गए हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, इसको बताना है। काफ़ी स्पेशल प्रश्न है। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ, इसका क्या है, इसका सही आंसर क्या क्या है। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर आखिर क्या होगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है, 1927 में या 1827 में या 1727 में या 1627 में। तो देखिए इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि उनका जब जन्म हुआ ना 27 में जन्म हुआ था। अब कौन बोला 27 में जन्म हुआ, 1927 में जन्म हुआ या 1827 में जन्म हुआ या 1700 या 1600। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रीति राज का कहना है कि ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल 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 जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो उसका सही आंसर होगा कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ना 1927 ईस्वी में हुआ था। क्या 1927 ईस्वी में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो देखिए काव्य खंड से क्वेश्चन आ गया है। कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य खंड। क्या काव्य खंड, आपका हिंदी जो है काव्य खंड से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। क्या निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो बताइए प्रेम के पीर के कवि के नाम से किसे जाना जाता है, हम लोग किसे प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या होगा कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। क्या प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो मुकेश वर्मा यहाँ पे आ गए हैं। तो मुकेश वर्मा मतलब लवकुश कुमार हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रीति राज का कहना है 32 का सी होगा सही आंसर सर, कि प्रेम के पीर के कवि हम लोग कबीर दास को कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अगला है अमित अरमान का कहना है सी होगा इसका सही आंसर, जायसी को कहते हैं। और यहाँ पे क्या सिद्धार्थ पटेल का कहना है कि यहाँ पे बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आखिर होगा क्या। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रेम के पीर के कवि हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए प्रेम के पीर के कवि हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं। किनको कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जायसी। क्या जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। क्या जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। यदि आपका आंसर गलत होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गलती से ही हम लोग सही की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। क्या निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं, मतलब किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है नागा अर्जुन, ऑप्शन बी कहता है विद्यावती, और ऑप्शन सी के बारे में बात कर लिया जाए तो ऑप्शन सी कहता है दिनकर, और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कहता है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, हम लोग किनको राष्ट्र कवि कहते हैं। तो इसका सही क्या होगा, सही आंसर
तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या जो आपका 33 है, तो राष्ट्र कवि हम लोग किसे कहते हैं? तो राष्ट्र कवि हम लोग किसे कहते हैं? प्रीति का कहना है ऑप्शन नंबर सी कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है सिद्धार्थ पटेल आपका भी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए एग्जामिनर आपको डाइवर्ट करने के लिए क्या देता है? पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी, क्या रामधारी सिंह दिनकर है पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है पूरा नाम। लेकिन आपसे क्या क्या कि ऑप्शन में सिर्फ दिनकर दे दिया है, और ऑप्शन में दिनकर दे दिया है, और इससे कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और गलती आंसर दे देते हैं। तो इसका जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी ही होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। और अच्छा बात यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं हमारे बिहार के ही निवासी हैं, बिहार के सिमरिया से आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का, क्या प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, इसी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे। ऑप्शन ए कहता है साहित्य के एडिशन, ऑप्शन बी कहता है लोकनायक, और ऑप्शन सी का कहना है मेरे दोस्त विश्व शिक्षक, और ऑप्शन डी कहता है भाषा के डिटेक्टर। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे। तो रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी होते हैं रामचंद्र शुक्ल के नज़र में साहित्य के एडिशन। प्रीति का कहना है ऑप्शन नंबर ए साहित्य का एडिशन। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में नज़र में जो बाल कृष्ण भट्ट थे क्या थे? साहित्य के एडिशन थे। क्या? साहित्य के एडिशन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, सी होगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद फिर क्या है? गोविंद शर्मा का कहना 34 का सी बिल्कुल सही है। तो जिसका भी सी है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 110% करेक्ट आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे वे साहित्य के एडिशन थे। कौन थे? साहित्य के एडिशन थे। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तो यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्या? 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी स्पेशल प्रश्न है। सोहेब फिर बोल रहे हैं कि 34 का एक बात, तो 34 का एक जिनका भी है बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? लोकनायक। तो हम लोग लोकनायक किसे कहते हैं? क्या? लोकनायक किसे कहते हैं, इसी का आंसर देना है। क्या? लोकनायक किसे कहते हैं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है कि सिद्धार्थ पटेल कहते हैं। क्या है? सिद्धार्थ पटेल कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि लोकनायक हम लोग जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। किनको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द 110% करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, थोड़ा सा स्पीड को बरकरार रखेंगे। तो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है निम्न में से ब्रजराज कुंवर, क्या निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? मतलब निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है और ब्रजराज कुंवर किन्हें कहा जाता है? राम को कहा जाता है या बलराम को कहा जाता है या कृष्ण को कहा जाता है या नंद को कहा जाता है? इसको बताना है कि ब्रजराज कुंवर किसे कहा जाता है। तो ब्रजराज कुंवर किसे कहता है? काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जब भी कमेंट कीजिए क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर दे करके। तो देखिए ब्रजराज कुमार जो कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। किनको कहा था? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि सूरदास के जब आप पद 1 पढ़े होंगे, क्या पद 1 पढ़े होंगे, और उसमें सूरदास क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं, उनको भोर का संकेत देते हुए कहते हैं कि जागिए हे ब्रजराज कुंवर। मतलब क्या है कि उनको जगाते हुए कहते हैं कि हे ब्रजराज कुंवर आप जागिए, सुबह हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि
इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 37 नंबर का क्वेश्चन का कहना है यहाँ से कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो सूरसागर के रचनाकार के बारे में बताना है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। क्या सूरसागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का आता है तुलसीदास जी, ऑप्शन बी का कहना है सूरदास जी, और ऑप्शन सी का कहना है कबीर दास, और ऑप्शन डी का कहना है जायसी। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूरसागर के रचनाकार कौन है? काफ़ी आसान है और इसको एक बार जब बताएंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो ऑफिशियल कमीना विनेश का कहना है ऑप्शन नंबर बी कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूरसागर, तो यहाँ पे जो दिया गया है रचना, तो इसमें शुरू में लगा हुआ है सूर, तो सूर से आप याद रखिएगा कि सूरसागर के जो रचनाकार हैं कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, सूरदास जी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है। क्या? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा की, या ईश्वर की महिमा की, या मानव की महिमा की, या दानव की महिमा की। तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रीति का आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लगता है कि आप चले गए हैं। कोई बात नहीं, आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गलती से डरना नहीं चाहिए। यदि आज आप गलती से डरिएगा तो एग्ज़ाम में आपका क्या है कि आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप मिस्टेक होता है, अच्छा बात है, उसको दिन प्रतिदिन सुधारने का प्रयास कीजिए। तो करबक जो हमारा दिया गया है चैप्टर है, तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है इसको बताना है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि करबक में जो है प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर। सिद्धार्थ पटेल का कहना है कि सर 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रीतिराज का कहना है ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ईश्वर की महिमा के बात जो है ना नहीं पाया जाता है, क्योंकि करबक जो है, करबक में प्रेम की महिमा के बात पाई जाती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आप लोग के एक चीज़ और बताते हैं, सर हम जिंदा हैं। हाँ, आप जिंदा हैं। आप कहाँ बोल रहे हैं कि आप जिंदा नहीं हैं? आपका कमेंट नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको अथी किए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और बताते हैं कि क्या आपका हिंदी जो है, क्या हिंदी जो है, तो हिंदी में हम क्या किए हैं कि अगला कल के क्लास में कि निबंध बताए हैं। क्या? निबंध बताए हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध, और उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देंगे, तो आप लोग निबंध को देखिएगा। और निबंध जो है 8 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है प्रत्येक साल, तो इसको ज़रूर आप लोग बात कीजिएगा और बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। तो 39 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है? तो 39 नंबर का प्रश्न का कहना है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। क्या? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है, नामवर सिंह के गुरु कौन है बताना है। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर क्या होगा? तो 39 का सिद्धार्थ पटेल कहते हैं सबसे पहले आंसर देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रीतिराज का कहना है ऑप्शन नंबर बी। सिद्धार्थ पटेल का भी कहना है ऑप्शन नंबर बी। तो नामवर सिंह के गुरु कौन है? तो देखिए नामवर सिंह के जो गुरु हैं ना माय डियर, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मिस्टेक होता है, मिस्टेक से नहीं डरना है। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो होगा ए होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि नामवर सिंह के गुरु के नाम क्या है? यहाँ पे नामवर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कमायनी के रचयिता कौन है? तो देखिए आपका जो कमायनी यहाँ पे जो रचना दिया गया है, तो कमायनी के रचयिता कौन है इसी को बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, या नागार्जुन है, या निराला है, या विभल्स रस हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो कमायनी के रचयिता कौन है? तो देखिए कमायनी के जो रचयिता हैं
जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद जो है किस चैप्टर के लेखक हैं? तुमुल कोलाहल कलह में जो आपका चैप्टर है उसके राइटर हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी आसान प्रश्न है कि 40 का बी बोल रहे हैं एमडी सोहेब खान, तो आपका सही आंसर है। अमित कह रहे हैं कि हम क्लास नहीं कर पाए थे सर। तो कोई बात नहीं अमित, आपसे रेगुलर क्लास कीजिए। गोविंद शर्मा का भी कहना है ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा? बी होगा। तो देखिए कामायनी का जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिएगा। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, इसी के बारे में बताना है। तो देखिए हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है मतलब क्या है कि आपको हम बताएं ना कि कोई चैप्टर पूछेगा कि वह निबंध है या आत्रा वृत्तांत है या डायरी है या आत्मकथा है, इसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक क्या है? डायरी है। क्या है? एक डायरी है। सिद्धार्थ का कहना है कि 41 का ए होगा। तो बिल्कुल सिद्धार्थ भाई आपका जो सही आंसर होगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। क्या हंसते हुए अकेलापन एक डायरी है? यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा कि 41 के ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 42 नंबर का प्रश्न है। क्या 42 नंबर का प्रश्न दिया गया है? थोड़ा सा स्पीड को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? क्या निम्न में से गद्य कविता कौन है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्या रिपीट हो गया है क्वेश्चन? एक बार हम आपको इसको बताए हैं कि गद्य कविता कौन है। तो जब भी गद्य कविता के बारे में बात किया जाए तो इसका गद्य कविता कौन है? तो देखिए गद्य कविता जो यहाँ पे दिया गया है ना आपका ऑप्शन नंबर बी हार जीत जो है एक गद्य कविता है। क्या हार जीत जो है एक गद्य कविता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और स्पेशल प्रश्न है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर होगा हार जीत। क्या हो जाएगा? हार जीत। अमित का कहना है कि 42 का बी। हाँ अमित, बी नंबर का जो ऑप्शन है 110% आपका सही है। क्या 110% आपका सही आंसर है। प्रीति राज का कहना है कि 42 का बी होगा। तो बिल्कुल सही आंसर हुआ। थोड़ा सा आप लोग स्टडी पे विशेष फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जाम में भी लगातार पूछा गया है कि भूषण किस रस के महान कवि हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भूषण जो है किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण जो है किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण के बारे में बात कर लिया जाए। और यह हमसे भी गलती हो गया था, हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो भूषण जो है ना अक्सर भूषण के समय में जो भी कवि थे वे श्रृंगार रस के महान कवि थे, लेकिन भूषण श्रृंगार रस के महान कवि नहीं हैं। भूषण उन सब कवियों से हट करके वीर रस को प्रधानता दिए। तो भूषण का है वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि भूषण जो है वीर रस के महान कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है? तो इसका कहना है माय डियर स्टूडेंट कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो आपका जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, क्या ओ सदा नीरा जो आपका चैप्टर है उसमें गंडक नदी को आधार बना करके लिखा गया। किसको आधार बना करके लिखा गया? गंडक नदी को। क्योंकि क्या है कि ओ सदा जो नीरा चैप्टर है उसमें गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया। क्या गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया? प्रीति कहते हैं 43 का सी। तो 43 का सी ही आंसर था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, काव्य खंड से क्वेश्चन है। तो काव्य खंड का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी आसान है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि जायसी किस काल के कवि हैं। क्या जायसी किस काल के कवि हैं? तो जायसी कहने का मतलब आप लोग क्या समझिएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या समझिएगा? मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताना है कि जायसी जो है किस काल के कवि हैं, आदि काल के कवि हैं या भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के कवि हैं या आधुनिक काल के कवि हैं, इसी के बारे में बताना है। तो अमित कहते हैं कि 45 का 20 सही आंसर होगा कि भक्ति काल। तो अमित का सही आंसर है। सिद्धार्थ पटेल कहते हैं कि थोड़ा स्पीड में सर, तो बिल्कुल सिद्धार्थ थोड़ा सा स्पीड में हम लोग स्पीड को इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जायसी जो है ना भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया गया है, तो 46 नंबर के क्वेश्चन का कहना है, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें डबल ऑप्शन आ गया, लेकिन इससे घबराना नहीं है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 46 नंबर के क्वेश्चन का कहना है यहाँ से कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं, क्या संत तुलसीदास जी जो हैं कैसे कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो संत तुलसीदास के बारे में बात कर लिया जाए तो संत तुलसीदास जी हैं जो हैं समन्वयवादी कवि हैं। कौन कवि हैं, समन्वयवादी कवि। क्या समन्वयवादी कवि हैं, और काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसको क्या है कि 2025 के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। क्या इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको टिक करवाते जाएंगे। तो यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो संत तुलसीदास जी जो हैं समन्वयवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, समन्वयवादी कवि, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास जब रहेगा ना, आप कोई भी नोट्स निकालिएगा तो उसमें रहेगा ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा कि संत तुलसीदास जी जो हैं समन्वयवादी कवि हैं। क्या समन्वयवादी कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या, 48 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएँ हैं, किस पाठ की उक्ति है। क्या नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं किस पाठ की उक्ति है, मतलब किस पाठ में यह कहा गया है कि स्त्री और पुरुष जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर कि वो सदा यहाँ पे क्या अर्धनारीश्वर में चर्चा किया गया। क्या अर्धनारीश्वर में चर्चा किया गया है कि नर और नारी जो है एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का ही मतलब होता है आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। और यहाँ पे क्या आंसर भी आ रहा है कि प्रीति का कहना ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, काफ़ी आसान भी है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है। क्या जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, तो इसके बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर होगा कि जे कृष्णमूर्ति मतलब क्या, जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है या कौन सी है। तो उनकी जो रचना है शिक्षा शास्त्र है। कौन है, शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र जो आपका चैप्टर है उसके लेखक हैं या रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। क्या जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट पे यदि हम ध्यान देंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड को हम लोग बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ से क्या कहता है, 50 नंबर का क्वेश्चन का कहना है माय डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, क्योंकि क्या आपको हम बताएं ना कि मॉडल पेपर क्या थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ सजेशन भी ज़रूरी है कि किस तरह से पढ़ना है। तो आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर प्लस में क्वेश्चन बैंक, क्या मॉडल पेपर प्लस में क्वेश्चन बैंक दोनों का सॉल्यूशन करवाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो। और इसका साथ में साथ हम लोग क्या है कि फ्री में क्या फ्री में पीडीएफ नोट्स भी देंगे। क्या फ्री में पीडीएफ नोट्स भी देंगे, क्योंकि इस तरह से जब आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करिएगा फिर कुछ देर में भूल जाइएगा। तो उसके लिए आप क्या है कि व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप में क्या रहेगा, जितना सेट 1 करवाए हैं ना, सेट 2 करवा रहे हैं हिंदी का, तो सेट 2 में 100 क्वेश्चन है, तो 100 वो क्वेश्चन रहेगा आपका पीडीएफ में, और इसका जो आंसर रहेगा ना वो रहेगा कलर किया हुआ पिंक कलर से। तो ऑप्शन यहाँ पीडीएफ के बारे में आप चिंता नहीं कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जूठन क्या है, तो जूठन जो है ना एक आत्मकथा है। क्या जूठन एक आत्मकथा है। 50 का कहना, 50 का ए, सिद्धार्थ पटेल कहते हैं ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा कि जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमसे कहता है
काफ़ी स्पेशल भी है, इम्पोर्टेंट भी है कि ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ईद के चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। क्या बहुत दिनों पर दिखाई देना? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन का क्या करना है? सिद्धार्थ, थोड़ा सा प्रीति का करना है। 51 का क्या होगा? ए होगा। तो 51 का ए होगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान में नहीं। तो 51 का क्या होगा? 51 का ए। बिल्कुल सही है आपका प्रीति। थोड़ा सा आप लोग क्या हम कमेंट को नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा क्या है बुरा नहीं मानेगा। सिद्धार्थ पटेल का कहना है कि पीडीएफ कब मिलेगा सर? तो देखिए मेरे सिद्धार्थ भाई, मेरे दोस्त, कि आप जब क्लास ख़त्म होगा ना, क्या क्लास ख़त्म होगा, क्लास के थोड़ा देरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब आज क्लास करें ना, आपको सुबह हमें 6 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगा। क्या 6 बजे तक पीडीएफ मिलेगा? और पीडीएफ को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और पीडीएफ जब मिलेगा तो उसी हिसाब का प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाय प्रीति, यहाँ पे देखिए ये सब थोड़ा सा पढ़ाई पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या होगा? तो प्रीति कहते हैं 52 का ए होगा कि एकमात्र सहारा। तो इसका सही आंसर होगा एकमात्र सहारा। कि अंधे की लकड़ी, इसका मतलब ही होता है कि एकमात्र सहारा, मतलब जिसके पास एक ही सहारा बचता है उसे हम लोग अंधे की लकड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 53 नंबर का। तो 53 नंबर के प्रश्न का कहने का क्या कहता है प्रश्न कि अधजल गगरी छलकत जाय, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? और इससे भी प्रश्न पूछता है। और आप लोग हमेशा ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ हिंदी का सॉल्यूशन करवाएंगे। क्या हिंदी का सॉल्यूशन करवाएंगे? क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ पे है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। आपका जो 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट जो है आपका, पांचों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सबका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो ऑप्शन ए कहता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन बी कहता है गगरी भरी होना, ये तो गलत होगा। ऑप्शन सी कहता है प्रदर्शन करना। और ऑप्शन डी कहता है गगरी खाली होना। मतलब यहाँ से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना? सीधा सा समझिए कि जो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करता है ना, उसे हम लोग अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति के द्वारा क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे लोकोक्ति से ही प्रश्न है 54 नंबर का क्वेश्चन कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? क्या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कहता है बहाना करना। ऑप्शन बी कहता है नर्तकी। और ऑप्शन सी कहता है बयानबाजी करना। और ऑप्शन यहाँ पे डी कहता है नृत्य कहना। क्या ऑप्शन डी कहता है नृत्य कहना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है बहाना करना। क्या बहाना करना? क्योंकि क्या है कि जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए नहीं आता है तो क्या कहता है? बहाना करने लगता है। उस साफ साफ नहीं बोलता है कि हमें उस काम को करने के लिए नहीं आता है। और प्रीति का कहना है कि 54 का ए होगा सही आंसर। क्या 54 का ए? तो आपका सही आंसर है बिल्कुल 110% आप श्योर हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है? अगला प्रश्न हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ जो होता है तितर बितर होना। क्या होता है? तितर बितर होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। 55 के ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ जो होता है तितर बितर होना। यहाँ पे क्या गोविंद शर्मा का कहना है कि 54 का क्या होगा? ए होगा। तो आपका भी सही आंसर होगा। लेकिन 55 जो है प्रश्न है इसमें 3-13 मुहावरा का अर्थ होता 3-13 होना मुहावरा का जो अर्थ होता है तितर बितर होना, मतलब ज़्यादा संकट में आ जाना। ठीक है।
उसके बाद फिर अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है, क्या हीरा जो है कौन संज्ञा है। तो आपको बताना है, संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीरा कौन सी संज्ञा है। तो हीरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीरा को हम लोग क्या करते हैं, क्या हीरा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब उसको हम लोग गिनते नहीं। जब आप लोग मार्केट जाते होंगे खरीदने के लिए तो हीरा को क्या, आप ऐसे तो हीरा मतलब नॉर्मल आदमी परचेज नहीं कर सकता है। तो हीरा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अक्सर उसको मापते हैं या तौलते हैं। तो जिसे हम लोग मापते हैं या जिसे तौला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान है, हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रीति का कहना है 56 का क्या होगा, ए होगा। आपका सही आंसर है। गोविंद शर्मा का कहना है 56 का ए होगा। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा हम लोग कमेंट को आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन का भी संख्या बहुत है कि पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा को हम लोग ना गिन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा जो है ना भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न जो 58 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा के पर्यायवाची के बारे में बात कर लिया जाए तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मंदाकिनी होता है। क्या गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, क्या गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो संधि से प्रश्न आ गया और संधि जो है हर एक स्टूडेंट को डराता है, घबराता है। तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि संधि में भी लिमिट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। और आपको बताएं ना कि संधि से आपको डर लगता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जितना भी 2011 से लेकर के 2024 तक प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उसको आप कंप्लीट कीजिए। क्या उसको आप कंप्लीट कीजिए और उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद जो होता है ना, नय धन एक होता है। क्या नय धन एक होता है। तो नय धन एक को हाँ ये दोनों मिला करके नायक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नायक का निर्माण करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा नय धन एक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, नायक का संधि विच्छेद नय धन एक होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्मा शब्द क्या है। तो आत्मा स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा को बताना है। तो आपको हम बताएं ना कि कोई भी शब्द रहे और आत्मा इतना बार पूछा गया ना, इसके बारे में मत पूछिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो शब्द क्या है, आत्मा है। क्या आत्मा है। तो आत्मा जो शब्द दिया गया इसके शुरू में आकर लगा हुआ है। क्या शुरू में एगो पहिया रहे। तो इसका पहचानने का आखिरी ट्रिक क्या होता है, स्त्रीलिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जिसके अंत में एगो पहिया आ जाए, मतलब आकर आ जाए, तो वहाँ से समझना है कि हमेशा स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, हमेशा स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पे आत्मा जो है आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, आत्मा जो है क्या स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या 60 के अमित कहते हैं कि सर बी, लेकिन बिल्कुल आपका गलत आंसर है। आप इमोशन पर नहीं जाइए कि आत्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आदमी उदमी नहीं होता है। तो उसमें कोई बात नहीं है कि आत्मा जो है ना स्त्रीलिंग है। और आपको पहचानने का ट्रिक हम यही बताए हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में आकर इस तरह से आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन जो है उपसर्ग से लिया गया है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो प्रतिनिधि, देखिए यहाँ पे क्या गौर किया जाए तो प्रतिनिधि, स्पीड को हम लोग बरकरार रखेंगे क्योंकि आपको क्या है बेहतर बनाना है। ठीक है। तो प्रतिनिधि, यहाँ पे क्या प्रतिनिधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माय डियर कि उपसर्ग कहते हैं किसको। तो उपसर्ग हम लोग किसको कहते हैं, तो जो किसी शब्द के शुरू में लग जाए तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि प्रीति का कहना है कि 61 का ए होगा।
तो आपका सही आंसर है 61 का ए ही होगा, क्योंकि उपसर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो किसी शुरू शब्द के शुरू में लगता है, और यहाँ पे प्रतिनिधि में शुरू में लगा हुआ प्रति, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग होगा, या प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग होगा। अमित का कहना है सर 61 का ए होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है, तो 62 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या पढ़ाई जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई शब्द में क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लग जाए उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो हमारे पास शब्द क्या दिया हो गया, पढ़ाई, क्या पढ़ाई दिया गया है। तो पढ़ाई में आप लोग सबसे पहले मूल शब्द को पहचानिए, क्या कीजिए, मूल शब्द को पहचानिए। तो इसमें मूल शब्द पढ़ाई में पढ़ है, क्या पढ़ाई में पढ़ है, और पढ़ाई में से यदि पढ़ को हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है, आई बच जाता है, क्या आई बच जाता है। तो जो किसी शब्द के अंत में लगे तो अंत में क्या लगता है, आई लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि पढ़ाई में आई प्रत्यय है। क्या पढ़ाई में आई प्रत्यय है। आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि देखिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलें या स्लो में चलें, आप लोग कमेंट बताइएगा स्पीड, क्या स्पीड में क्लास करवाएं या स्लो करवाएं, या जो अभी करवा रहे हैं उसी गति में रहें। तो आप लोग थोड़ा सा आपको बुरा नहीं लगता या आपको दिक्कत नहीं है समझने में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और क्वेश्चन काफ़ी अभी बचा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन का कहना है 63 नंबर का कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तो पुरस्कार का मतलब क्या होता है, पुरस्कार तो सीधा समझे नहीं, पुरस्कार, तो पुरस्कार का उल्टा क्या होगा, तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा इसका क्या होगा, दंड होगा या सम्मान होगा। प्रीति राज का कहना है कि स्पीड, तो जी बिल्कुल सही। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। अब देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से होता है। तो क्या है कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है, देखिए पुरस्कार का विलोम होता है दंड होता है। क्या पुरस्कार का विलोम होता है, दंड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका ए है माय डियर, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि पुरस्कार का विलोम होता है दंड होता है। क्या पुरस्कार का विलोम मतलब कि उल्टा दंड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए, और समास में आपको थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे। तो 64 नंबर का प्रश्न क्या है, समास। समास से क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिदेव शब्द कौन सा समास है। क्या त्रिदेव शब्द कौन सा समास है, इसी के बारे में बताना है। तो त्रिदेव, तो देखिए समास को पहचानने का ट्रिक है कि यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसको गौर कीजिए। तो त्रिदेव दिया हुआ है, तो देखिए त्रिदेव के शुरू में यहाँ पे त्रि जो लगा हुआ है, त्रि का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 3 होता है। क्या त्रि का मतलब 3 होता है, और 3 क्या है, एक संख्या है। क्या 3 एक संख्या है, और जब किसी शब्द से किसी संख्या का बोध होता है तो वहाँ से हमेशा क्या होगा, दिग्गु समास होगा। क्या दिग्गु समास होगा, क्या दिग्गु समास होगा। ये सर जल्दी जल्दी से करिए, तो बिल्कुल सही है कि क्या है कि जिस शब्द से संख्या का बोध हो जाए तो वहाँ पे हमेशा मारना है माय डियर, मेरे दोस्त मेरे भाई, दिग्गु समास, और कभी जीवन में गलती नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 65 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपमान का जो विशेषण होता है अपमानित होता है। क्या होता है, अपमानित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, क्या है 66 नंबर का क्वेश्चन कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रोमांच का विशेषण होता है रोमांचित होता है। क्या होता है, रोमांचित। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि रोमांच का विशेषण क्या होता है, रोमांचित। तो आप ऑप्शन को मिलाइए, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि 66 जो प्रश्न है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि रोमांच का जो विशेषण होता है रोमांचित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आसान ही प्रश्न है, इसमें घबराना नहीं है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 68 नंबर का कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। जब भी वर्तमान काल के बारे में बात किया जाए, क्या वर्तमान काल के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफ़ी आसान प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। क्या कहता है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए उच्चारण स्थान आपको परेशान करता है या नहीं, क्या उच्चारण स्थान आपको परेशान करता है या नहीं, क्योंकि हमें तो परेशान करता था एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है, और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तब प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या? ओष्ठ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका प आ जाए या ब आ जाए, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या? ओष्ठ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमित का कहना है कि 59 का बी होगा। क्या बी होगा? तो बिल्कुल आपका सही आंसर था। गोविंद शर्मा का भी कहना है कि बी होगा, सही है। थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बरकरार रखते हैं कि ना का उच्चारण स्थान क्या होगा। क्या ना का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ना का जो उच्चारण स्थान क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। तन्ना का जो उच्चारण स्थान होता है ना, तालु होता है। क्या? तालु। क्योंकि ना का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है हमारे मुंह के जो तालु में स्पर्श करता है। तो जब तालु में स्पर्श करता है तो वहाँ से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ना का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 71 नंबर का कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में ही रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? क्या? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पे नास्तिक है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ। ठीक है, नास्तिक जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। पराजित भी है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे घृणा भी बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे आस्तिक जो लिखा हुआ बिल्कुल 110% करेक्ट है। तो इसलिए 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि शुद्ध शब्द क्या है? आस्तिक है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है हमसे? तो अगला प्रश्न का कहना है कि चुटकी लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चुटकी लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है हंसी उड़ाना। क्या? हंसी उड़ाना चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 74 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वदेश शब्द का विलोम जो होता है ना, क्या होता है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्वदेश का विलोम होता है परदेश होता है। क्या? स्वदेश का विलोम होता है परदेश। तो देखिए स्वदेश जो यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो स्वदेश का मतलब क्या होता है? अपना देश। लेकिन परदेश का मतलब क्या होता है? परदेश का मतलब होता है पराया देश, मतलब दूसरे का देश। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा कि स्वदेश का जो विलोम होता है उल्टा होता है परदेश होता है। और हिंदी में क्या है कि ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अधिक मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे क्या रहता है? ग्रामर से ही रहता है। तो ग्रामर बिल्कुल आसान है और हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। तो कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो आपको देखिए समास के बारे में बताएं ने, एक ट्रिक बताएं, दूसरा ट्रिक यहाँ से आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ हम लोग कहते हैं किसको? उसका मतलब आप लोग समझिए कि कवि श्रेष्ठ किसे कहा जाता है। तो कवि श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो कवियों में श्रेष्ठ होता है। क्या? जो कवियों में श्रेष्ठ होता है। क्या? कवियों में, क्या? कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में जो श्रेष्ठ होता है उसे हम लोग श्रेष्ठ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया? में आया। तो जब भी कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या? दो शब्दों के बीच में इस तरह से कारक चिन्ह आ जाए तो इसमें कारक चिन्ह क्या आया? में आया। तो में एक कारक चिन्ह है, तो यहाँ से हमेशा मारिएगा तत्पुरुष समास। और आप लोग याद रखिएगा कि जब भी शब्द का हम लोग विग्रह करेंगे और विभक्ति चिन्ह आता तो वहाँ से क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हताहत का जो संधि विच्छेद होता है हत धन आहत होता है। क्या? हत धन आहत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निराहार शब्द में निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि निराहार में जो उपसर्ग है निर उपसर्ग है। ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, 78 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहना है कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं। क्या देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध होते हैं। तो देश पर जो मर मिटते हैं उसे हम लोग संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, बिल्कुल सही आंसर होगा, संज्ञा पदबंध। क्या है, संज्ञा पदबंध इसका सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा। क्या पीडीएफ क्या है, आज थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़िया से शेड्यूल अच्छा से कर देंगे और आपका क्या है, कल सुबह में 6 बजे इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो नया दिया गया है शब्द, तो नया क्या है, विशेषण है। क्या नया जो है विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो नया क्या है, विशेषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नया शब्द जो है विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ खा लो, तो देखिए कुछ खा लो, इसमें कुछ निश्चित बता रहा है कि तुम क्या खा लो, चावल खा लो या दाल खा लो, कुछ निश्चित नहीं है, मतलब कुछ भी खा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 81 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है कि दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दुहधन साहस। क्या दुहधन साहस, क्या दुहधन साहस को हम लोग दुस्साहस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुहधन साहस होता है, दुस्साहस का संधि विच्छेद होता है। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफ़ी आसान है कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। क्या दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, यहाँ से कर लीजिएगा उपसर्ग। तो दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुर्बल शब्द में जो उपसर्ग है ना, दूर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बिल्कुल सही, कि दुर्बल में क्या है, दूर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि सर आज मेरा बर्थडे है तो जल्दी से क्लास ख़त्म करिए प्लीज़। तो हाँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 83 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं। मतलब हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में पदबंध जो होते हैं उसके 5 भेद होता है। क्या पदबंध के 5 भेद होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 84 नंबर का, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। काफ़ी स्पेशल प्रश्न है। क्या काफ़ी स्पेशल प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में कई बार लगातार पूछा जा चुका है। तो पुराण का जो विशेषण होता है पौराणिक होता है। क्या होता है, पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुराण का विशेषण क्या होगा, पौराणिक होगा। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। 85 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। क्या क्वेश्चन कहता है कि हे भगवान, यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक, इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। क्या हे भगवान, इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। पार्टी मनाइएगा सर। तो पार्टी अभी तो नहीं मनाएंगे अमित, लेकिन अभी आप क्या कीजिए, अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके स्टडी के लिए हमें जितना मेहनत करना पड़े, जिस तरह से मेहनत करना पड़े, हम उस तरह से मेहनत करेंगे। और आपको हम बताते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताइए, उसका हम लोग समाधान नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कर देंगे। क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दीजिए तो आपको पछतावा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि 2 से 3 महीना मेहनत कर लेते हैं तो आपको एक बेहतर अंक लाने से नहीं रोक सकता है। तो हे भगवान, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, इस तरह का शब्द कोई भी आए न, तो वहाँ से हमेशा संबोधन होगा। क्या वहाँ से हमेशा संबोधन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि हे भगवान जो है ये क्या है, एक संबोधन है। क्या हाँ, हे भगवान संबोधन है। क्योंकि जब आप कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी इस तरह से होता है। उसको थोड़ा सा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका ट्रिक एगो यही है, सिद्धार्थ कहते हैं कि सर केमिस्ट्री का
तो देखिए केमिस्ट्री का आप बोल रहे हैं, तो केमिस्ट्री का टाइमिंग आप बताइए। टाइमिंग हम सेट करेंगे क्योंकि क्या है कि एक ही टाइम में सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन कर पाना संभव नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएं, तो आप लोग क्या है कि हम टाइम देंगे, क्या आपको पोलिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पोलिंग करवाएंगे, जिसमें 2-3 टाइम देंगे और 2-3 टाइम में से जिस टाइम में सबसे ज़्यादा वोट रहेगा या जिस टाइम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टिंग रहेंगे क्लास करने में, तो उस टाइम में हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करवाएंगे। और सिद्धार्थ जी बोले हैं, सिद्धार्थ पटेल बोले हैं, हम भी सोच रहे थे कि केमिस्ट्री का क्लास करवाना बहुत ज़रूरी है। MD सोहेब कहते हैं कि उर्दू का, तो हाँ बिल्कुल सबका होगा, लेकिन थोड़ा सा एक पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप में ज़रूर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 46 नंबर का क्वेश्चन है कि सभा शब्द क्या है। तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि कोई भी शब्द रहे, तो यहाँ पे क्या है, सभा है। तो सभा में शुरू में क्या है, एगो पहिया लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि सभा जो शब्द है हमेशा स्त्रीलिंग होता है। और 2 शब्द आपसे हमेशा पूछेगा, एगो तो हो गया सभा हो गया और एक शब्द और पूछता है, लेकिन उसको अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। गोविंद शर्मा कहते हैं कि सर आपका क्लास कहाँ पर है। तो चलिए अभी धीरे धीरे बताएंगे, उतना बताना ज़रूरी अभी नहीं है। आप थोड़ा सा अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई। उसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो देखिए भारतवर्ष जो है कौन सा संज्ञा है। तो भारतवर्ष देखिए अब दुनिया में कितना है, भारतवर्ष को हम मापेंगे नहीं, मापेंगे तो यहाँ से क्या होगा, दरबवाचक कट जाएगा। अब भारतवर्ष को हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि भारतवर्ष सिर्फ एक ही है। तो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात किया जाता है, तो वहाँ से हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसलिए यहाँ से सही आंसर मेरे दोस्त मेरा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद स्पीड को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करते हैं, बस अब कुछ ही क्वेश्चन बच चुका है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन बाक हैं। तो देखिए बाक यहाँ पे जब भी 2 बाक को और लगा के जोड़ा जाता है, क्या जब भी 2 बाक को और लगा के जोड़ा जाता है, तो यहाँ से हमेशा आप लोग मारिएगा संयुक्त बाक। क्या मारिएगा, संयुक्त बाक। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। और यहाँ पे और जैसे आता है, तो और का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और जोड़ना को हम लोग संयुक्त कहते हैं, संयुक्त होना कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि जिसने एस को प्राप्त किया के लिए एक शब्द क्या है। तो जो एस को प्राप्त करता है उसे हम लोग एसएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसएसपी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से क्या दिया गया है, 90 नंबर का प्रश्न है। क्योंकि क्या है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस जैसे तैसे जहाँ से ऑब्जेक्टिव लाएं वहाँ से सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दिए हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाना है तो पूरा मेहनत के साथ पढ़ाना है, ताकि एग्ज़ाम के बाद भी आपको याद रहें। तो यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है हतोत्साहित होना। क्या होता है, हतोत्साहित होना। मतलब क्या, उनका जो मनोबल होता है बिल्कुल गिर जाता है, और जिसका मनोबल गिरता है उसे हम लोग हतोत्साहित होना कहते हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या जो 90 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न दिया गया है। मात्र अब 9 प्रश्न और बच चुका है। क्या 9 प्रश्न और बचा हुआ है, और 9 प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे, तो मॉडल सेट 2 भी आपका खत्म हो जाएगा। क्या मॉडल सेट 2 खत्म होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल सेट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। क्या कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, पर आया। क्या कारक चिन्ह पर आया। तो कारक चिन्ह पर किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। MD सोहेब खान कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो थैंक यू माय डियर, उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ाई, और आप एक बेहतर अंक लाइएगा, वही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
92 नंबर का 92 नंबर का क्वेश्चन का कहना है माय डियर स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क्या नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए नायक का आप लोग बच्चे में पढ़ लिए होंगे कि कोई लड़का रहता है हीरो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। और जो कोई लड़की जो हीरोइन बन जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नायिका कहते हैं। तो आप लोग मिला लीजिए ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नायक का जो होता है स्त्रीलिंग होता है नायिका होता है। क्या नायक, जिस तरह से हीरो का होता है हीरोइन, और उसी तरह से नायक का जो होगा स्त्रीलिंग रूप होगा नायिका होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 93 नंबर का क्वेश्चन है। 93 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कृपणता में जो है ना भाववाचक संज्ञा है। क्या भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा सा आप क्या है, मात्र 7 क्वेश्चन बचा है और 7 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन जल्द ही हम कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 94 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड या सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जो संज्ञाएं जिनके मतलब वैसी संज्ञा जिसके खंड जो होते हैं सार्थक होते हैं हम उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं, वो तो नेचुरल है, उसमें हो सकता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसको हम तो पहले बता दिए कि बा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको हम बताएं ना कि पा आ जाए या बा आ जाए तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट ओष्ठ होता है। क्या दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओष्ठ। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। मात्र 5 क्वेश्चन बचा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 96 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सी है। क्या निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीटेड है। वाल्मीकि यहाँ पे है, अभिनेत्री है, संविधान है, यहाँ पे साहित्य है। तो देखिए अभिनेत्री जो है बिल्कुल गलत है, संविधान भी गलत लिखा गया है और यहाँ साहित्य भी गलत है और संविधान भी गलत है। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि जो लिखा गया है बिल्कुल 110% करेक्ट है और इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 97 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो प्रश्न क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए जो आंखों का तारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत प्यारा कहते हैं। क्या बहुत प्यारा होना मतलब प्रिय होना। आंखों का तारा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिय होना। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आगे जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया 98 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है कि जो पुरुष अभिनय करे, क्या जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम लोग अभिनेता कहते हैं। और यहीं पे आपसे दूसरा तरह क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो पुरुष है ना तो पुरुष के जगह आपको क्या दे देगा, स्त्री दे देगा। क्या स्त्री। तो जो स्त्री अभिनय करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिनेत्री। क्या अभिनेत्री। तो यहाँ से 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया कि जो पुरुष अभिनय करे उसे हम लोग अभिनेता कहेंगे। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आपसे वहीं पूछ दे कि जो स्त्री अभिनय करें उसे हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। उसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। तो खंडन का विलोम मतलब खंडन का उल्टा क्या होता है। तो खंडन का उल्टा जो होता है ना मंडन होता है। क्या होता है, मंडन होता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ लग रहा है इसलिए इसको आद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो खंडन का विलोम क्या होगा, मंडन हो जाएगा। क्या खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट प्रश्न जो दिया गया है, तो लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे क्या है, आजन्म। क्या आजन्म शब्द कौन संज्ञा है। क्या आजन्म शब्द कौन संज्ञा है। लास्ट ऑप्शन आप लोग इसका क्या है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या है, आजन्म कौन सी संज्ञा है। तो अब यह भी भाव है या कर्मधारय समास है, संज्ञा नहीं है, सॉरी यहाँ से समास है। क्या आजन्म जो है कौन सा समास है, समास के बारे में बताना है। द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। क्या द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। तो आजन्म के बारे में बताना है आप लोग। क्या है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 100 जो है इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या प्रश्न संख्या 100 का क्या आंसर होगा। क्या प्रश्न संख्या 100 का क्या आंसर होगा। काफ़ी आसान और पॉपुलर प्रश्न है कि आजन्म जो आपके पास जो शब्द दिया गया है, आजन्म कौन समास है। तो यहाँ पे क्या है,
कि MD सोहेब खान कहते हैं C 99 का, और गोविंद शर्मा कहते हैं कि 100 का D होगा, कि आजन्म जो है न दिग्गो समास है। और आप लोग कमेंट कीजिए क्या है। और देखिए तो सीधे आदि पता नहीं भी चल रहा है तो इस बार एक बार बताएंगे तो आप जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द क्या दिया गया, तो शब्द को हम लोग गौर करते हैं। तो शब्द यहाँ पे दिया गया है आजन्म। क्या है? आजन्म, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आजन्म के बारे में बात कर लिया जाए तो शुरू में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। तो आ तो है एक क्या है? उपसर्ग है। क्या? आ एक उपसर्ग है। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब किसी शब्द के शुरू में आ जाता है उपसर्ग तो वहाँ से हमेशा क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। क्या? वहाँ से हमेशा अवयवी भाव समास होगा। एक बार और थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देते हैं कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा स्पष्ट करा देते हैं कि जब भी कोई भी शब्द रहे ना उसके शुरू में उपसर्ग आ जाए, जैसे या आ जाए, प्रति आ जाए, वे आ जाए, निधि आ जाए, इस तरह से कोई भी आवे उसके शुरू में उपसर्ग तो हमेशा होगा क्या? अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास। और एक चीज़ देखिए हम लोग क्या किए हैं कि टोटल प्रश्न का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं। क्या? टोटल प्रश्न का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्लास से रिलेटेड। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि इसका PDF नोट्स, क्या इसका फ्री में PDF नोट्स जो होगा ना व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे चीज़ क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास करवाए हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखना है। क्या? एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखना है, क्योंकि जब तक आपके पास कॉपी लिखने का स्किल नहीं होगा तब तक आपका एक बेहतर अंक नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के बारे में बताएं कि किस तरह से लिखना है, तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को ज़रूर कीजिएगा। क्या? रिकॉर्डेड क्लास को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। और यदि इस तरह से प्रत्येक दिन क्लास करना चाहते तो आप लोग चैनल को लास्ट में क्या है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेट के साथ।